हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अवधेश शर्मा। वेलकम टू यू एस्पायरलेशंस चैनल। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बायोलॉजी का 7th यूनिट, ओवरऑल 7th यूनिट और 12th का 2nd यूनिट, जो कि है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करी जाए तो बच्चों आपको पता है कि इस पूरे यूनिट की जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपके नीट का एग्ज़ाम हो, ये यूनिट की विशेषता और ये यूनिट की इम्पोर्टेंस किसी से छुपी नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर साल भर भर के इस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो और चाहे वो नीट के एग्ज़ाम्स हो। ठीक है ना। अकेले यूनिट नीट के एग्ज़ाम में मान के चलिए कि 10 to 12 क्वेश्चंस के अराउंड देने वाले हैं ये 3 चैप्टर मिलके, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है। और इस पूरे यूनिट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप 12th में हो और या फिर आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। तो चलिए ये देखते हैं कि जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला यूनिट है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है जेनेटिक्स, दूसरा क्या है इवोल्यूशन। जेनेटिक्स क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द हेरिडिटी एंड दूसरा क्या होगा, वेरिएशन। ठीक है ना। हेरिडिटी की अगर बात करी जाए तो आपको पता है कि हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और वेरिएशन क्या है? दिस इज द अकरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ओवर द जनरेशन। तो जो भी जनरेशन नई वाली क्रिएट हो रही है उसमें जो भी एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है या नई ट्रेट्स डेवलप हो रहे हैं या नया कह सकते हैं डिसिमिलरिटीज आ रही हैं, यानी कि डिग्री ऑफ चेंज जो आ रहा है पेरेंटल जनरेशन से डॉटर जनरेशन में, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। तो आप ऐसे समझ लो कि आई एम जस्ट लुक लाइक माई फादर, आई एम जस्ट लुक लाइक माई मदर, बट आई एम नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम। एंड व्हाई आई एम नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देम? बिकॉज देयर इज सम वेरिएशन विच मेड माई ओन आइडेंटिटी। ओके, एंड दिस इज द होल स्टडी अबाउट द जेनेटिक्स। और इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं और उसमें क्या नए ट्रेट्स, क्या नए कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। सेकंड चीज कि इवोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो बच्चे ये पूरे नेचर का एक कांस्टेंट रूल है जिसमें एक स्लो प्रोसेस से इवोल्यूशन रेगुलर होता रह रहा है। नेचर अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे कुछ ना कुछ नए चेंजेस, नए अडेप्टेशंस, ये सारी चीजें आ रही हैं और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है ना। पूरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक बार आप आओ, देखो किस तरीके से हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लेलिस्ट में पहुंचो और इससे रिलेटेड सारे लेक्चर्स आप देखिए और देखते हैं फिर कि कैसे नहीं आता है आपको। चलिए, चैप्टर 5 जो है इसमें हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में। क्यों? क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल और मेंडल के बारे में बिना बात किए हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पे मेंडल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मेंडल्स के लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल ने क्या क्या लॉ दिया था? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आप कहोगे कि उल्टा क्यों लिखा है? तो बच्चों जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये इनका प्राइमरी एक हाइपोथेसिस था, बट जो एक्चुअल लॉज थे, लॉज ऑफ द सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो मेंडल के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है, इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो फर्दर लेक्चर्स होंगे। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर बात करी जाए तो आपको पता है कि जब F1 जनरेशन की बात होती है तो F1 जनरेशन में एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उसी ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। तो मेंडल ने एक्चुअली में क्या किया था? मेंडल एक्चुअली ही वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वाज अ मैथमेटिशियन। एंड उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने पी प्लांट पे किए और उसी के बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए। मेंडल के बारे में किसी ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेंडल की डेथ के बाद 1900 के टाइम पे, मेंडल की 1884 में इनकी डेथ हो गई और फिर 1900 के टाइम पे इनके लॉज को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया बाय 3 अनदर साइंटिस्ट लाइक द ह्यूगो डे व्रीज, स्टर्मार्क एंड कार्ल कॉरेंस। एंड दे observed that the whole discovery, a whole observation of those was earlier proved by Mendel। और उन्होंने फिर उनके लॉ को रीडिस्कवर किया, पूरी चीजें क्लियर की। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके भी कुछ क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक द इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बात करते हैं। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज द सेकेंड लॉ। और अगर आप ये दोनों लॉ की बात करते हो तो ये दोनों लॉ डिपेंड करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है ना। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये क्या है? तो बच्चों जिस क्रॉस में हम एक सिंगल ट्रेट की बात करते हैं दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहीं पे जब हम 2 ट्रेट की बात करते हैं, 2 कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरीके के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी हैं
जेनेटिक्स को समझना है तो इसके इनिशियल लेक्चर्स आप जरूर देखना, क्योंकि वहां पे हम टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। विदाउट टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पूरे जेनेटिक्स को समझने के लिए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, और इसके बाद आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और यहाँ पे जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात आती है तो किस तरीके से ये क्रॉस होता है, कैसे ये F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट आते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसे होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक ना। तो इस तरीके के सारे टर्मिनोलॉजीज आने वाले हैं। इस तरीके से हम चेकर बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस कौन कौन से हैं यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा है, कोडोमिनेंस का कौन सा है, ब्लड ग्रुप में कौन सा आता है। देखना जब लेक्चर्स देखोगे आपको बड़े इंटरेस्टिंग और नई नई चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप बिल्कुल एकदम वो रह जाओगे कि अरे अब तक तो जेनेटिक्स हमने कुछ पढ़ी ही नहीं थी। एक बार देखो आप लेक्चर्स, देखते हैं बहुत ही डिटेल में, ठीक है ना। फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जैसे कि हमने बोला कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में आएंगे तो इसका एक लॉ है, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसमें ये किस तरीके से इसके चेकर बोर्ड के बारे में, बच्चों ये चेकर बोर्ड एकदम हलवा, एकदम हलवा। सेकेंडों में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरी गारंटी है ऐसे निकलेंगे सेकेंडों में एकदम, कि जैसे इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा कंप्लीट हेटेरोजाइगस है, कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा डिफरेंट जीन, किसमें 3 जीन डोमिनेंट है, किसमें 3 एलील डोमिनेंट है, किसमें 2 एलील डोमिनेंट है। ये सेकंडों में आंसर्स आने वाले हैं, 9 3 3 1 2, और इसका जो जेनेटिक रेशियो, इसका फिनोटिपिक रेशियो, सब कुछ बहुत ईजी वे में क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे हम मॉर्गन की बात करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने कितने सारे ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट किए, किस तरीके से उन्होंने लिंकेज और ये सारी चीज़ों के बारे में पता किया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक तरीके से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं, और अगर क्रोमोसोम में कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ एब्रेशंस आते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो जिस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्या वो कितने जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं और कितने जीन्स का एक साथ रहने की टेंडेंसी है, यानी कि लिंकेज क्या है, दिस इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द एडजेसेंट जीन। और ये फिजिकली अगर एसोसिएट हैं तो ये किस तरीके से एक साथ सेग्रीगेट होकर एक पर्टिकुलर जनरेशन में जा रहे हैं, और या फिर अगर ये थोड़ा डिस्टेंस पे हैं तो कितने परसेंटेज चांसेस हैं। यानी कि यहां पे हम जेनेटिक मैपिंग भी करेंगे, यहां पे हम जीन मैपिंग भी करने वाले हैं। जीन मैपिंग के थ्रू बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा जीन एक साथ रहने की टेंडेंसी है, कौन सा सेपरेट हो सकता है। यहां पे बहुत सारी बातें होने वाली है बच्चों। तो यहां पे हम क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन है, ठीक है ना। और फिर हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सिलेबस है इसमें 3-4 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन है, लाइक XX, XY, XX, XO, ZZ, ZW और ZZ, ZO टाइप का। तो इस तरीके के जो सेक्स डिटर्मिनेशन उनके बारे में सब कुछ हम देखने वाले हैं, किसमें मेल हेटेरोगैमिटी है, किसमें फीमेल हेटेरोगैमिटी है, और इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फिर जो ह्यूमंस का केस है इसके लिए स्पेसिफिक हम देखने वाले हैं। फिर बर्ड्स के केस में देखेंगे, कुछ अदर भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ZZ, ZW टाइप का। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हनी बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक ना। तो यहां पे किसके अंदर, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, किसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस हो रही है, किसका फॉर्मेशन पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हो रहा है, और किसके अंदर प्रॉपर किसका फादर है, किसका ग्रैंडफादर है, ये सारी डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप लेक्चर, ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करिए जेनेटिक्स की, और उसके बाद देखिए कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। और बच्चों ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल हलवा, एकदम फ्लो में, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करेंगे म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन क्या होता है, दिस इज द, जैसे कि हमने वेरिएशन की बात की कि एक कांस्टेंट हर जनरेशन के ऊपर क्या होता है, स्लाइटली चेंजेस आते हैं, कुछ डिग्री ऑफ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक नया कैरेक्टर डेवलप होता है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में इवोल्यूशन के थ्रू क्या होगा, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। बट म्यूटेशन क्या है, एक सडन चेंज, एक सडन चेंज किसकी वजह से, तो अगर क्रोमोसोम में कुछ भी, लाइक अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम में जो भी डीएनए लगा हुआ है, उस डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लगे हुए हैं, उन बेस पेयर्स में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, लाइक पॉइंट म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो किस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। डिलीशन की वजह से क्या होगा, इंसर्शन की वजह से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा, तो बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस बच्चों
बच्चों ये मेरी गारंटी है, एक सिंगल क्वेश्चन इसका नहीं बचने वाला है और आपको बस खाली 2 सिंगल पॉइंट बताऊंगा, कोई भी कैटेगरी देख के ऐसे चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हो। सिंगल 2 पॉइंट्स पे आप पेडिग्री के चार्ट देखोगे, सिंगल 2 पॉइंट्स के ऊपर आंसर सेकंड्स के अंदर, आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक्सप्लेन तो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। यानी कि पूरे जेनेटिक्स में हम आपको जो भी क्रॉस होंगे, जो भी ये चार्ट्स आएंगे, इन सबके शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू सेकंड्स में आंसर निकालना है, बहुत ही इजी वे में। जैसे कि जब आप नीट का एग्जाम देने बैठते हो तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है और उस कम टाइम में जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारे डिटेल्स, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे कि हम हीमोफीलिया की बात करेंगे, फिनाइलकीटोन्यूरिया की बात करेंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, किस तरीके से इनका जेनेटिक ट्रांसफर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो भी पेरेंटल जनरेशन से जो डॉटर जनरेशन होती है उसमें किस तरीके से जा रहा है, कौन सा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, कौन सा ये सारे इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो जब मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि एनियोप्लाइडी, पॉलीप्लॉइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, टेट्रासोमी, नल्लीसोमी, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इनकी वजह से लाइक एक क्रोमोसोम अगर ज्यादा हो गया या एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कौन सा टर्नर सिंड्रोम होगा, कौन सा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, कौन सा डाउन सिंड्रोम होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम, इनके सिम्टम्स, सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं आपके मेंडेलियन लॉ से लेके, मेंडेलियन डिसऑर्डर से लेके, क्रोमोसोमल एब्रेशन, म्यूटेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, हर चीज के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए और उस प्लेलिस्ट को खोलो एक बार, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स देखो और उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ। बाकी जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप मैसेज करिए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से डिटेल में स्टडी की जा रही है और मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा। और इसके साथ फिर हम फर्स्ट चैप्टर तो यहीं पे एंड करेंगे और उसके बाद फिर अब इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा हमारा नेक्स्ट, वो होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो है या फिर जो जेनेटिक्स है, ये खाली क्रोमोसोमल या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ये अकेले नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे किस तरीके से जेनेटिक्स परफॉर्म होती है, किस तरीके से जेनेटिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं ये प्लेलिस्ट में हैं, आप एक बार ओपन करिए, देखिए और मिलते हैं फिर प्रॉपर प्लेलिस्ट में और लेक्चर्स देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, डाउट्स हैं तो भेजिए। मिलते हैं, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।